नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पहले ही आपसे एक कहा था कि हम जल्द ही जो है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए जीएस स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित जो प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं उन्हें आपके साथ साझा किया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर इस प्रकरण से संबंधित जो ये प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इसकी अगर आप तैयारी कर लेते हैं, आप इन्हें याद कर लेते हैं और इन्हें समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपकी तैयारी है वो इस प्रकरण से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो ज़्यादातर प्रश्नों के जो निस्तारण है या जो निराकरण है, जो समाधान है, जो विकल्प हैं वो आपके सही होंगे। तो अपनी तैयारी को धार देते हुए चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण सीरीज की, जो कि आधारित है प्रकरण प्रस्तावना पर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार है कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव अंततः उद्देशिका बना, ये कथन पहला है। दूसरा है, इसकी प्रकृति यानी प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3 और डी केवल 2, 3 और 4। देखिए, इसका विकल्प बताने से पहले बता दें कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा जा चुका है, तो आप नोट भी करते चलिएगा जो विकल्प आपको बताया जा रहा है। इसका उत्तर जो है वो होगा विकल्प बी 1, 2 और 4, यानी विकल्प 1, 2 और 4 जो हैं इसके सही विकल्प हैं। इसके कूट का उत्तर जो है सही यही होगा कि पहला विकल्प ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंततः उद्देशिका बना, प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और इसके साथ ही जो चौथा विकल्प है विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था तब। तो आइए इसके विकल्प देखते हैं। ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, और जो प्रकरण बताया गया उसमें से ज़्यादातर प्रश्न यही बनते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिएगा, और अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो कम से कम इसे नोट डाउन करते रहिए ताकि आने वाले समय में आपको ये कंठस्थ हो सके। तो देखिए, इसका सही विकल्प है विकल्प सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है प्रस्तावना से संबंधित, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा उत्तर है। सही क्रम क्या होगा जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, सी पंथ निरपेक्ष समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, और डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी और लोकतंत्रात्मक। देखिए, इसका सही विकल्प होगा बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार,
संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, क्योंकि हमारा प्रकरण क्या है, हमारा प्रकरण ही क्या है, प्रस्तावना पर आधारित है, तो इससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, संविधान की प्रस्तावना जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है भारत को। ठीक है, इसका सही उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। तो आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। पहला है ए 39वें संशोधन द्वारा, बी 41वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो जोड़े गए थे वो सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके उत्तर को। और अगर आपको हमारा जो ये जीएस सीरीज का जो वीडियो है ये अगर लगता हो कि आपके लिए उपयोगी, आपके दोस्तों के लिए उपयोगी है, तो उन्हें कृपया साझा कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं। इसी क्रम में 2 प्रश्न लगातार हैं, एक एक करके लेते हैं इनको। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? विकल्प है 2, 3, 1 और 4। तो देखिए, इसका सही उत्तर है बी 3। हमारे संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, उसको उसी क्रम में उत्तर बताना है। तो देखिए, विकल्प हैं 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 1 और डी 5, 2, 1, 3। देखिए, ये यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, अभी इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें हमने डिस्कस किया कि न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तो इसी के साथ ही जो है स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, 2 प्रकार की समानता है और भ्रातृत्व 1 प्रकार का है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए 3, 5, 2, 1। मतलब न्याय जो है 3 प्रकार का है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, समानता जो है 2 प्रकार की है और भ्रातृत्व जो है वो 1 प्रकार का है। तो इस तरीके से विकल्प ए जो है 3, 5, 2, 1 सही होगा। और इसके साथ ही जो है अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आपको वास्तव में ये उपयोगी लगता हो तो इसे कृपया लाइक करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्न जो है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, इसका विकल्प आप देख करके भी समझ सकते हैं, थोड़ा फॉन्ट की दिक्कत थी, तो इसका विकल्प ए सही है। बेरूबारी वाद जो था उससे उद्देशिका की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए है संप्रभुता, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथ निरपेक्ष और डी संघीय। तो देखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो इसका उत्तर विकल्पों को देख करके समझा जा सकता है। संघीय जो ऑप्शन डी है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? क्योंकि हमारा प्रकरण ही है प्रस्तावना, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो जो हमारा समूह है, ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो जो हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपने जो आपकी आपत्ति है या आपका जो संशय है, आप उसे कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि आपकी शंका का निराकरण किया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? ठीक है, मतलब कि कौन सी स्वतंत्रता नहीं लिखी गई है? तो विचार की स्वतंत्रता,
विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। इसका उत्तर आप बताइए कि क्या उत्तर सही होगा, तब मैं इसका सही उत्तर दूं। देखिए, अगर हम बात करें संविधान की उद्देशिका की, तो उसमें जो है जिन प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है वो है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार प्रकट करना मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इन तीनों की तो उल्लेख किया गया है, लेकिन जो आर्थिक स्वतंत्रता की बात है वो स्वतंत्रता उल्लेखित नहीं है हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो ये हमारी एक सीरीज़ थी जिसे आपके साथ साझा किया गया, और हम चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी है, हम प्रयास करेंगे कि और भी अन्य प्रकरण और प्रस्तावना के जो प्रश्न छूटे हुए हैं उन्हें पार्ट 2 प्रस्तावना के रूप में एक दूसरा वीडियो जारी करते हुए आपके साथ साझा करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। आपको लग रहा है कि अगर हमारी मेहनत आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक कीजिए। आपका मोटिवेशन ही जो है हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और आपको हमारी ये जीएस सीरीज कैसी लगी, आने वाली भर्तियों के संदर्भ में आप अपने बहुमूल्य सुझाव जो है हमारे कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में अपने वीडियो की गुणवत्ता को और निखारा जाए, और इसके साथ ही बेहतरीन प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपके साथ साझा की जाए। और जो आपके सुझाव हैं वो आप सहर्ष जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे जो समूह हमारा जो चलता है टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप चाहेंगे तो उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही हम प्रयास करेंगे कि जल्द ही आपके साथ नया वीडियो जो है जीएस श्रृंखला का जारी करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा चैनल, हमारा ये प्रयास, तो अपने लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जो है हमारी सराहना आप जो है इस माध्यम से कर सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और नए वीडियो के साथ ही जल्द ही आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलेंगे, एक नई श्रृंखला के साथ, एक नई सूचना के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।